हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक क्लास 12 रसायन विज्ञान। इसमें हम चैप्टर पहला वाला जो कि विलयन है, ठोस अवस्था वाला हटा हुआ है, इसलिए पहला चैप्टर हमारा विलयन है। उसके सभी क्वेश्चन आंसर A to Z इसमें सोल्व करेंगे। तो पहला है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न वाला, जिसमें दिया हुआ है गैसों का द्रव में विलयता का नियम दिया था, तो ये नियम दिया था हेनरी अंकल ने। अगला है पीतल है, तो यह है ठोस विलयन। अगला है अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो वाष्प दाब। और 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब है हमारे रिक्त स्थान। एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करे। विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराश्रयी विलयन कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। खालिस्तान विलयन में निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो संतृप्त विलयन में अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही पार हो सकते हैं। अब है हमारी सही जोड़ी। तो गैस का द्रव में विलयन सोडा वाटर, ठोस का गैस में विलयन धुआं। अणुसंख्यक गुणधर्म है विलय की कण संख्या। राउल्ट के नियम का पालन आदर्श विलयन करते हैं, और अधिक मात्रा में विलय की मात्रा उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। अब है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि विलयन में एक शब्द एक वाक्य में क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है, तो इसे हम तनु विलयन कहते हैं। प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है तुल्यांक की चालकता। गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, कणों की संख्या पर जो निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अगला है विलयन की किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, तो इसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। अगला है विलयन जो बिना संघटन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है स्थिर क्वाथांकीय मिश्रण कहलाता है। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं। विलयन किसे कहते हैं, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, गैसों में द्रवों की विलयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, असामान्य अणुभार किसे कहते हैं, और समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा विलयन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे कि नमक और जल का मिश्रण तथा चीनी और जल का मिश्रण, ये समांगी विलयन के उदाहरण हैं। तो दो या दो से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम विलयन कहते हैं। अगला है सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कीजिए। तो सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 प्रकारों में बांटा गया है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गैसों में द्रवों की विलयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, लिखिए। तो आंसर है कि गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पर, ताप का प्रभाव, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, दाब का प्रभाव। अगला है असामान्य अणुभार किसे कहते हैं, तो यदि विलयन में विलय कणों की वियोजन या संगुणन होता है तो विलयन में विलय कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इस कारण अणुसंख्यक गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है तथा विलय का अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विलय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। इसे ही असामान्य अणुभार कहते हैं। यानी अणुभार अगर परिवर्तित हुआ है तो इसे ही हम असामान्य अणुभार कहेंगे। अगला है हमारा समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, तो वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब समान होता है। इसके बाद में हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है, मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर जल में 2 लीटर विलयन में विलय किया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए।
क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसों द्रव में कम विलय होती है? अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? 4 उदाहरण दीजिए। अति पराश्रयी तथा अल्प पराश्रयी विलयन को परिभाषित कीजिए। विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए और मोल प्रभाज किसे कहते हैं? इन 15 क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलय या वैद्युतन अपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको के या K100 से व्यक्त करते हैं। इसके बाद हमें बताना था ग्राम अणुक अवनमन किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य की 1 ग्राम अणु मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक को अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं? तो समपराश्रयी विलयन जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान हो तो दोनों विलयन के लिए पराश्रण दाब का मान भी बराबर होगा। अतः वे विलयन जिनके लिए पराश्रण दाब का मान समान होता है उन्हें समपराश्रयी विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है? तो एल्कोहल एवं जल के विलयन में एल्कोहल तथा जल के अणु अंतराण्विक H बंध बनाते हैं, लेकिन यह H2O तथा एल्कोहल H बंध में दुर्बल होते हैं। इससे अणुओं के वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अतः यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। तो मोलरता किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले यानी कि विलीन हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसे हम m द्वारा दर्शाते हैं। अगला है इसका मोलरता का सूत्र होता है विलय ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलयन का लीटर में आयतन। और मोलरता बराबर ग्राम प्रति लीटर विलयन में विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का ग्राम आणविक द्रव्यमान। और मोलरता किसी विलयन की मोलरता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोलरता m = होती है प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, जिसे हम शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान इंटू 1000 बटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन था कि हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो हेनरी का नियम कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में हो। यदि विलायक के इकाई आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान तथा साम्य दाब हो तो m = Kp के होगा, जहाँ K एक स्थिरांक है। यदि हम K को हटा देंगे तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से द्रव्यमान और दाब जो रहेंगे वो एक दूसरे के समानुपाती होंगे। और यही हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक का निश्चित आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान और दाब दोनों को समानुपाती बताना है। अगला है अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। तो विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों अणुओं या आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये गुण विलय की प्रकृति, संगठन या संरचना पर निर्भर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए विलयन का पराश्रण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर जल में विलयन में विलय किया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है जो कि 120 ग्राम है। इसके बाद में NaOH का अणुभार हम निकाल लेंगे भार बटे अणुभार से, जो आ जाएगा 40 ग्राम। फिर है विलयन का आयतन, तो हमें 2 लीटर दिया हुआ है। तो अब विलयन की मोलरता का सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार गुणा विलायक का आयतन। तो हम
इनके मानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। एक NaOH का द्रव्यमान हमें 120 दिया हुआ है, जिसका अणुभार हमने 40 निकाला है, 40 ग्राम, और बिलियन का आयतन 2 लीटर है। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो आंसर 1.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया हो तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि विलय के मोल प्रभाज का सूत्र होता है N/N+N। तो यूरिया के मोलों की संख्या, तो N = हो जाएगा, यहाँ पर हमें यूरिया के मोलों की संख्या N = 6 दी हुई है, और N+N यानी कि हमें जल और यूरिया दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ना है, तो जिसका आंसर हमें 60 मिलेगा। अब हमें जब पानी के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम N = 72/18 लिखेंगे, क्योंकि ये जल का भार है। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। यहाँ पे विलय का मोल प्रभाज बराबर होता है N/N+N के। तो यूरिया के मोलों की संख्या N = 6/60। 6 यहाँ पे ग्राम में भार है और 60 यहाँ पर इसका टोटल भार है। इसके बाद में पानी के मोलों की संख्या, तो 72 यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और इसमें यदि हम इसका अणुभार देखें तो वो 18 होता है। इसी प्रकार से हमने यूरिया का लिखा, और अब जल का। अब यूरिया का मोल प्रभाज बराबर 6/60 + 72/18। ये हमने N और N के मान रखे मोल प्रभाज वाले सूत्र में। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो यूरिया के मोल प्रभाज की संख्या आ जाएगी 0.02। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो बिलियन का द्रव्यमान बराबर होता है बिलियन का द्रव्यमान यदि हम ज्ञात करते हैं तो बेंजीन का द्रव्यमान प्लस CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 22 ग्राम, प्लस हमें दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि 22 ग्राम है, 122 ग्राम है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, 122 ग्राम, तो ये हो जाएगा 144 ग्राम। अब हमें बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत का, नॉर्मल द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा 100 बिलियन का द्रव्यमान। तो हमें बेंजीन का निकालना है, इसलिए हम बेंजीन का रखेंगे। तो 22 ग्राम बटे 144 ग्राम गुणा 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 15.28। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा 15.28। इसी प्रकार हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को सूत्र में रखेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान जो कि हमें दिया हुआ है, और कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान जो कि 144 ग्राम है। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो आंसर 84.72 आएगा। अब हमें CCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो हम इसको एक दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं कि यदि हम पूरे बिलियन को 100 मान लें और हमारे पास बेंजीन का द्रव्यमान दिया हुआ है, और हम बेंजीन के द्रव्यमान को यदि हम 100 में से घटा दें तो हमें इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो परासरण वह एक प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। परासरण क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः ही गति करते हैं, उसे हम परासरण कहते हैं। इसके बाद में है परासरण दाब क्या है। तो वह अधिकतम दाब जो एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन घोल को उसकी शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाते हैं। यानी कि परासरण झिल्ली द्वारा लगाया गया दाब क्या है, परासरण दाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय होती है। यदि हम तापक्रम में वृद्धि कर दें तो जो द्रव है वो गैसें जो है वो द्रव में कम विलय होगी। तो इसका कारण यह है कि अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि में द्रव में विलयता घटती है, क्योंकि
घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। गर्म करने पर घुली हुई गैसें विलयन से बाहर निकलती है, ना कि उसमें एब्जॉर्ब होंगी। अगला है अणुसंख्यक गुण से क्या समझते हैं, कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों यानी कि अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक का अणु ले लो और संख्यक का संख्या, तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण को अणुसंख्यक गुण कहते हैं। ये गुण विलय की प्रकृति, संगठन या संरचना पर निर्भर नहीं करते। उन्हें संरचना, प्रकृति, इनसे कोई, उनमें तो सिर्फ अणु की संख्या ही मायने रखती है। उदाहरण के लिए विलयन का पराशरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है अतिपराश्री तथा अल्पपराश्री विलयन को परिभाषित कीजिए। तो अतिपराश्री विलयन, जिस विलयन का पराशरण दाब का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, ऐसे विलयन को अतिपराश्री विलयन कहते हैं तथा इसका पराशरण दाब अधिक होता है। पराशरण दाब अधिक होता है यानी कि ये अर्धपारगम झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल्दी ही पराश्रित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अतिपराश्री। और अल्पपराश्री, जिन विलयन का पराशरण दाब अपेक्षाकृत कम होता है, उस विलयन को अल्पपराश्री यानी कि ये देरी से अर्धपारगम झिल्ली को पार करते हैं। अगला क्वेश्चन है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से ताप, दाब पर और उनकी प्रकृति पर निर्भर करेंगे। तो पहला है विलयन तथा विलायक की प्रकृति। प्रत्येक ठोस पदार्थ सभी प्रकार के द्रवों में नहीं घुलता है। प्रत्येक ठोस कुछ विशेष प्रकार के द्रवों में ही घुलता है। अतः विलय तथा विलयक, यहाँ पे विलायक आएगा, मिसप्रिंट है। विलायक की प्रकृति पर भी विलेयता निर्भर करती है, जैसे कि NaCl तथा KCl यानी सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड आदि जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन ये सभी पदार्थ जैसे कि बेंजीन में नहीं घुलते। अर्थात विलय तथा विलायक की प्रकृति भी विलेयता को प्रभावित करती है। अगला है ताप का प्रभाव। जब ताप को बढ़ाया जाता है तो यह पाया गया है कि अधिकतर ठोसों की विलेयता द्रवों में अधिक हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोसों की विलेयता ताप पर निर्भर करती है, यानी कि ताप के समानुपाती होती है। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता भी बढ़ जाएगी। अगला है दाब का प्रभाव। चूँकि ठोस और द्रवों दोनों में ही असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए दाब का ठोसों की द्रवों में विलेयता का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मोल प्रभाज किसे कहते हैं। और मोल प्रभाज, तो इसमें आंसर होगा मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक विलय अथवा विलायक, आप किसी को भी ले सकते हैं, के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात एक घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। हमने हमारा जो क्वेश्चन था 8वां वाला, उसमें मोल प्रभाज ही ज्ञात किया था। तो वहाँ पर मोल प्रभाज में हमने किसी एक विलायक, यानी कि जब हमने यूरिया का ज्ञात किया था तो हमने यूरिया का ले लिया था विलय का, और उसमें मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि यूरिया के मोल प्लस जल के मोल। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात किया था उसमें घटक के मोलों की संख्या बट्टे सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। इसके बाद है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल 16 क्वेश्चन है। मैं सीधे क्वेश्चन और उनके आंसर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पढ़ते तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसके बाद वहाँ पे हम डबल से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, आप उनको मैचअप भी कर सकते। तो अब है हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए और राउल्ट के नियम की सीमाएं भी लिखिए। तो राउल्ट का नियम क्या है कि जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात यदि कोई काम कर रहा है और उसके साथ निकम्मे व्यक्ति को रख दिया जाए तो वो भी निकम्मा हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। फिर है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक। तो इसमें दिया हुआ है कि विलयन में उपस्थित विलय अवाष्पशील हैं, अतः विलयन का वाष्प दाब P विलयन में विलायक के वाष्प दाब के PA के बराबर होगा, यानी कि P = होता है P अनुक्रमानुपाती XA के। XA क्या है, मोल प्रभाज के, यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब P है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, जिसको हमने लिख दिया है।
इसके बाद में जो हमें दिया हुआ है PA अनुक्रमानुपाती XA के, यानी कि जो वाष्प दाब PA है वो क्या है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमने वहाँ पे K कांस्टेंट लगा दिया। इसके बाद में दिया हुआ है कि शुद्ध विलायक के लिए XA = 1 तथा PA = होता है P0A। तो ये जो P0A होता है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अतः समीकरण 2 में हम मान रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, XA की जगह पे 1 और PA की जगह पे P0 है। तो हम जब इसका मान रखते हैं तो हमारे पास P0A = किया जाता है समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 को जब हम मिलाकर लिखते हैं तब हमारे पास PA = आ जाता है P0A × XA। हमने K का मान रखा है। इसके बाद में हमने K के मान को समीकरण में रख दिया। अब यदि विलय का मोल प्रभाज XB हो तो XA + XB = 1 आना चाहिए। तो XA = 1 - XB, हमने इस प्रकार से XA का मान निकाल लिया। अब समीकरण 6 से XA का मान हम समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 हमारा ये है। यहाँ पर हम क्या मान रख देंगे, समीकरण XA का मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखा गया है XA का मान। तो PA = P0A और 1 - XB हमने रख दिया। किसका मान, XA का मान। जब हमने रखा तो PA का गुणा हमने अंदर कर दिया। तो हमने P0A का गुणा अंदर किया तो 1 से होगा, तो P0A - P0A × XB। अब हमने P0A XB को इधर लेके आए तो इनका चिन्ह परिवर्तित हो गया और हमने PA का पक्षांतर इस तरफ कर दिया, इसलिए माइनस का हमारा PA हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, P0A को इसके अपोन में पहुंचा देंगे। तो XB = हमारे पास आ जाएगा P0A - PA P0A अपोन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि P0A - PA वाष्प दाब में अवनमन तथा P0A - PA अपोन P0A वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारणतः किसी विलायक में विलय को घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों, कारण सहित समझाइए। बोल रहे हैं कि किसी विलायक में विलय को घोलने पर उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वास्तव वायुमंडलीय दाब के बराबर है, जिस कारण द्रव उबलने लगता है। यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप जल में नमक डाल के और इसका परीक्षण कर सकते हैं कि जब हम उसमें कोई पदार्थ मिला देते हैं या कोई विलय मिला देते हैं, जैसे आपका विलयन है, नमक, विलायक है जल, उसमें आप नमक डाल दीजिए विलय, तो उसको अगर आप डाल देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि एक वाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाने से उसका वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है। एक वाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है, समझाइए। तो किसी द्रव में उपस्थित अणु प्रत्येक दिशा में गतिशील रहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है। जो सतह के अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा अधिक होगी, अतः ये अणु द्रव की सतह से वाष्प के रूप में पृथक हो जाते हैं। अणुओं की यह प्रवृत्ति निर्गामी प्रवृत्ति कहलाती है। वाष्प के ये अणु सतह पर दाब डालते हैं, जिनको वाष्प दाब कहते हैं। किसी द्रव या विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर द्रव के अणुओं की यह निर्गामी प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि विलय पदार्थ द्रव के अणुओं पर एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, अतः द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। इसलिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से सदा कम रहता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज याद कीजिए। तो अभी हम मोल प्रभाज का सूत्र पढ़ चुके हैं 2 बार और उसका एक बार उपयोग भी कर चुके हैं, एक बार और करते हैं। तो जल के अणुओं की संख्या अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करते हैं, अणुओं की संख्या निकालने का सूत्र होता है भार बटे अणुभार।
तो जल का हमें भार कितना दिया हुआ 72 ग्राम और उसका अणुभार कितना है 18। ये हमें निकालना पड़ता है सूत्र से। तो हम 72/18 कर देंगे तो ये आंसर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 18 चौके 72 होता है। तो एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या निकालेंगे। हमने पहले जल के अणुओं की संख्या निकाली, अब एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या निकालेंगे। तो एथिल एल्कोहल का भार बटे एल्किल एल्कोहल का अणुभार। तो एथिल एल्कोहल का अणुभार हम निकालेंगे तो 92/24 प्लस, मतलब उसके एक एक अवयव का यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, तो =2 में हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अब मिश्रण में हमें जब जल का मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए बोला गया है, इसमें बोला है कि जल दिया हुआ है तो मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हाँ, तो जल का मोल प्रभाव हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं, फिर हम इथाइल एल्कोहल का करेंगे। तो जल के लिए जल के अणु बटे में मिश्रण में जल के अणु प्लस एथिल एल्कोहल के अणु, यानी विलय और विलायक दोनों का लेना पड़ता है। तो हमने अभी इनके मान निकाले हैं। तो 4 क्या आया था जल के अणु, और बटे में 4 + 2 यानी कि 4 फिर से जल के अणु और इथाइल एल्कोहल के 2 अणु। तो इस प्रकार से 4/6 आंसर आ जाएगा 0.66। अगला है मिश्रण में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव। तो एथिल एल्कोहल के अणुभार और मिश्रण में जल के अणु प्लस एथिल एल्कोहल के अणु, तो 2 था एथिल एल्कोहल का अणुभार, अणु थे, बटे में हम कर देंगे 4 + 2, ये तो आपको पता ही हमने सूत्र से किया है। और जब 2/6 को हम सोल्व करेंगे तो आंसर 0.33 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रमाणित करने वाले कारक, एक निश्चित ताप पर ठोसों की अधिकतम मात्रा जो द्रव में घुली होती है उसे ठोसों की द्रव्य विलेयता कहते हैं। ठोसों की विलेयता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। विलय तथा विलायक की प्रकृति। प्रत्येक ठोस पदार्थ सभी प्रकार के द्रवों में नहीं घुलता है, प्रत्येक ठोस कुछ विशेष प्रकार के द्रवों में ही घुलता है। अतः विलय तथा विलायक की प्रकृति पर भी विलयता निर्भर करती है। जैसे कि NaCl तथा पोटेशियम क्लोराइड आदि जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन ये सभी पदार्थ बेंजीन में नहीं घुलते। अर्थात विलय तथा विलायक की प्रकृति भी विलयता को प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन डबल रिपीट है, यानी कि मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अगला है ताप का प्रभाव। जब ताप को बढ़ाया जाता है तो यह पाया गया है कि अधिकतर ठोसों की विलयता द्रवों में अधिक हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी ठोस की विलयता ताप पर निर्भर करती है। अगला है दाब का प्रभाव। चूँकि ठोस और द्रवों दोनों में ही असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए दाब का ठोसों की द्रवों में विलयता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। 6वां क्वेश्चन है हमारा धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला हम धनात्मक विचलन वाले देखते हैं। तो विलयन का वाष्प दाब और घटकों के आंशिक दाबों के मान को राउल्ट का नियम द्वारा परिकलित मानों से अधिक होते हैं, यानी कि राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और ऋणात्मक विचलन वाले इसका वाष्प दाब और घटकों के आंशिक दाब के मान राउल्ट नियम द्वारा परिकलित मानों से सदैव कम होते हैं। एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम होता है और एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब निम्नतम होता है। क्वथनांक निम्नतम होता है और इनका क्वथनांक उच्चतम होता है। निम्न तापीय समक्वथनांकी विलयन बनता है और उच्च तापीय समक्वाथकी विलयन बनता है। इसके बाद में जो ΔH मिनिमम प्लस VE विलयन बनने में ऊष्मा लगती है और ΔH मिनिमम माइनस VE विलयन बनने में ऊष्मा उत्सर्जन होती है। फिर इसके बाद में ΔS मैक्सिमम प्लस VE विलयन का आयतन घटकों के आयतनों के जोड़ से अधिक होता है और ΔH मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको ठीक कर लेना यहाँ पे। तो इसमें माइनस VE विलयन का आयतन घटकों के आयतनों से जोड़ से कम होता है। इनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए H2O C2H5OH और उदाहरण के लिए यहाँ पे H2O HCl और H2O HNO3। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल एवं ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल की समान मात्रा से जल के हिमांक अवनमन को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा
बाद में आएगा, यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल पहले आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक। क्वेश्चन है हमारा कि एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल एवं ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल की समान मात्रा से जल के हिमांक अवनमन को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आएगा हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, उसके बाद आएगा ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल और इसके बाद आएगा एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है राउल्ट के नियम को समझाइए, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित होने पर स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के ऊपर उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान का सूत्र राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय के तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जो कि हम अभी सिद्ध कर चुके हैं कि P0A इज इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और PA इज इक्वल टू शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। आपेक्षिक अवनमन का सूत्र अभी हमने निकाला था। और अब यदि हम विलय का मोल प्रभाज बराबर XB, तब राउल्ट के नियम के अनुसार XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P0A माइनस PA अपॉन P0A। अब यदि हम Na और Nb क्रमशः विलायक और विलय के मोलों की संख्याएं WA व WB क्रमशः विलायक और विलय का द्रव्यमान तथा Ma व Mb क्रमशः विलायक और विलय की आणविक द्रव्यमान हो तो Na इज इक्वल टू WA अपॉन Ma तथा Nb इज इक्वल टू WV अपॉन Mb, अतः विलयन का मोल प्रभाज XB इज इक्वल टू, जब हम सूत्र में मान रखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। XB इज इक्वल टू W अपॉन B अपॉन MB के अपॉन में आ जाएगा हमारा WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। और समीकरण 1 और 2 को जब हम मिलाकर लिखेंगे, यानी कि एक हमने ये समीकरण प्राप्त किया XB बराबर, दूसरा ये, क्योंकि मोल प्रभाज का सूत्र हमें पता है कि एक जो अणु है उसकी संख्या, एक अणु है उसके मोलों की संख्या बटे विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो हमने दोनों के मोल की संख्या निकाल ली, नीचे दोनों को प्लस कर दिया और ऊपर पहले वाले को रख दिया, तो ये XB बराबर आ गया हमारे पास। और एक XB बराबर हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, किसके, राउल्ट के नियम से, अवाष्पशील के नियम से। अब हम समीकरण 1 और 2 को बराबर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी XB है और इधर समीकरण 2 और 1 दोनों में ही XB है, इसलिए हम दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो हम बाएं पक्ष को भी बराबर लिख सकते हैं। तो तनु विलयनों के लिए WB अपॉन MB का मान WA अपॉन MA के मान की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, अतः समीकरण 3 के हर में WB अपॉन MB की उपेक्षा की जा सकती है। यानी कि जब हम WB और MB की उपेक्षा कर देंगे तो हमारे पास केवल WA अपॉन MA बचेगा, यानी कि इस वाले की हम, ये जो नीचे दिया हुआ है इसकी हम उपेक्षा कर देंगे तो हमारे पास केवल WA अपॉन MA बचेगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि अब हमने इसको ऊपर लेके गए तो WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA हो जाएगा, दोनों इज इक्वल टू में हो जाएंगे। अब हमें MB ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, P0A का पक्षांतर इधर कर दिया और केवल MB को हमने इधर लेकर आ गए। इस प्रकार से ये सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो निश्चित संघटन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संघटन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वातिकी विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए एथिल अल्कोहल में जल अनुपात में स्थिर क्वातिकी मिश्रण बनाते हैं। अब आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, और ये विलयन जो होते हैं राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन नहीं करते हैं, ये वास्तविक विलयन नहीं होते हैं। और अनादर्श विलयन वास्तविक विलयन होते हैं। ये धनात्मक तथा ऋणात्मकता नहीं दर्शाते और ये धनात्मक तथा ऋणात्मकता दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन प्लस टॉलुइन, और इसका उदाहरण है H2O H3OH CH3OH और H2O
HCl। इसके बाद है बांड-ठाप गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए। असामान्य मानों की व्याख्या करने के लिए बांड-ठाप के एक नए गुणांक का समावेश किया जिसे बांड-ठाप का गुणांक कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं। विलय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को बांड-ठाप गुणांक कहते हैं। I विलय के प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, विलय के सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुणों के सभी मान विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अनुप्रयोग एक थर्मोडायनेमिक प्रणाली में राज्य कार्यों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए बांड-ठाप समीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बांड-ठाप जो इस समीकरण से प्राप्त हुआ है विशेष रूप से एक रासायनिक प्रतिक्रिया के एंथैल्पी और एंट्रोपी में परिवर्तन का अनुमान लगाने में प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर क्वाथांकी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए। वह विलयन जो बिना संघटन परिवर्तन के एक ही ताप पर आजीवित होता है स्थिर क्वाथीय विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए एसीटोन 34% और कार्बन डाइसल्फाइड 66% से बने विलयन का क्वथनांक 33 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही हम यदि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का देखें तो ये भी स्थिर क्वाथीय दो प्रकार के होते हैं, निम्न क्वथन स्थिर और उच्च क्वथन वाले। निम्न क्वथन ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनका वाष्प दाब उच्च होता है अतः इनका क्वथनांक कम होता है। उदाहरण के लिए हम एसीटोन को देख सकते हैं। और उच्च स्थिर क्वाथीय मिश्रण वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनका वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम व क्वथनांक उच्च होता है। उदाहरण के लिए एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ईथर। अब इनके उदाहरण देख सकते हैं, 95.6% एल्कोहल और 4.4% जल का मिश्रण स्थिर क्वाथीय मिश्रण का उदाहरण है, जो कि 78.13 डिग्री पर उबलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को समझाइए। फार्मलता, नॉर्मलता, पार्ट्स प्रति मिलियन। तो फार्मलता होती है किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। सूत्र के रूप में देखें तो विलय की ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलय का लीटर में आयतन, जिसको हम सूत्र में इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला है नॉर्मलता। किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विलय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक विलय हो तो उस विलयन की नॉर्मलता 1 n होगी। उसी प्रकार यदि किसी विलयन के 1 लीटर में 0.5 ग्राम तुल्यांक विलय पदार्थ उपस्थित हो तो उसकी नॉर्मलता 0.5 होगी। इसका सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, ग्राम प्रति लीटर विलयन में विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। यदि WB ग्राम विलय का जिसका तुल्यांक भार EB हो तो V ml विलयन में उपस्थित हो तो विलयन की नॉर्मलता N = WV × 1000 EV × V। आप अलग अलग पार्ट्स प्रति मिलियन। तो यह इकाई तब उपयोग में लाई जाती है जब विलयन में विलय का साधन बहुत ही कम या अंश भाग होता है। इसके लिए उदाहरण देख सकते हैं कि यदि 1 किलोग्राम समुद्री जल में विलय ऑक्सीजन का 5.8 × 10⁻³ ग्राम हो तो इसे इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है कि 10⁶ ग्राम या 1 मिलियन ग्राम समुद्री जल में 5.8 ग्राम ऑक्सीजन है, अतः समुद्री जल में ऑक्सीजन का सांद्रण 5.8 ppm है। ppm बराबर घटक A का द्रव्यमान विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁶। पार्ट्स प्रति मिलियन में केवल आप 10⁶ को याद रखें तो पूरा सूत्र सही होगा। अगला, हीलियम की गोताखोरी के सिलेंडर में उपयोग क्यों लाए जाते हैं। हीलियम की गोताखोरी हीलियम को गोताखोरी के सिलेंडरों में उपयोग क्यों किया जाता है। जब गोताखोर जो है वो हीलियम को गैस सिलेंडर के रूप में उपयोग क्यों करते हैं, तो आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकरण के रूप में उपयोग में आती है, क्योंकि रुधिर में इसकी विलयता बहुत कम है, अर्थात हीलियम गैस की मानव रक्त में घुलनशीलता कम होने के कारण गोताखोरी में प्रमुख सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को उपयोग में लाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन का तनुकरण कर देता है। मतलब ऑक्सीजन बहुत समय तक पूरी जाती है, इसके कारण दिक्कत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन बचा है, केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, छोटे छोटे हैं। अगला है कि 1000 मिलीलीटर सुक्रोज विलयन में 68.4 ग्राम सुक्रोज है। 1000 मिलीलीटर सुक्रोज का विलयन है जिसमें 64.4 ग्राम ही सुक्रोज है, तो 293 केल्विन पर पराशरण दाब की
गणना कीजिए। दिया है r का मान 0.082। तो हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू होता है WV/RT अपॉन MB इंटू V। तो WV जो है वो क्या है, विलय पदार्थ का भार है, जो हमें दिया हुआ है कितना 68.4 ग्राम। R भी हमें दिया हुआ है। T यानी कि परम ताप जो कि 293 केल्विन है। MB यानी कि सुक्रोज का अणु द्रव्यमान, जो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है बिलियन का आयतन, जो कि 1 लीटर है, 1000 मिलीग्राम यानी कि 1 लीटर है। अगले पाई बराबर होता है सुक्रोज का परासरण दाब, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हम इन मानों को इसमें रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है ग्लूकोज का 1 बिलियन 80.2 ग्राम जल में 0.520 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर बनाया गया है। यदि जल के उन्नयन स्थिरांक KF इज इक्वल टू 186 के इनवर्स किलोग्राम इनवर्स मीटर हो तो ग्लूकोज के बिलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए। हमें WA दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, MB दिया हुआ है, KF दिया हुआ है और डेल्टा T हमें ज्ञात करना है, यानी कि परम ताप हमें ज्ञात करना है। तो ग्लूकोज C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान 180 है। यहाँ पर हम वही की वही सूत्र जो ऊपर वाला हमने यूज़ किया था, उसमें हम क्या कर रहे हैं, T को इधर ले आ रहे हैं और पाई को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। किससे? KF से। और हम जब मान रखेंगे तो इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा 272.933 केल्विन। अगला है हमारा बिलियन की परिभाषा दीजिए एवं सांद्रता के आधार पर विभिन्न प्रकार के बिलियनों का वर्णन कीजिए। तो 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण सांद्रता के आधार पर बिलियन निम्न प्रकार के होते हैं: तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन और अतिसंतृप्त बिलियन। तनु बिलियन, यदि किसी बिलियन में विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम होती है, अत्यंत अल्प मात्रा हो, तो बिलियन तनु बिलियन कहलाता है। इसको आदर्श बिलियन भी कहते हैं। यानी कि यदि आपने 1 लीटर जल में केवल 1 दाना शक्कर का डाल दिया तो वो तनु बिलियन हो जाएगा। अगला है सांद्र बिलियन। इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। यानी कि यदि आपने 1 लीटर जल में 1.5 किलो शक्कर डाल दी तो वो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा। अब है संतृप्त विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो जैसे कि आपने 10 किलो शक्कर में 1 लीटर पानी में अगर उसको घोला है तो उसमें आप और शक्कर नहीं मिला पाओगे, तो इस प्रकार के विलयन को आप संतृप्त विलयन कहोगे। अब है असंतृप्त विलयन। तो जिस विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है वह असंतृप्त विलयन है। जैसे कि आपने तनु विलयन बनाया था, आप उसमें और शक्कर डालते तो क्या होता, वो और भी अधिक मतलब शक्कर को घोलने के लायक था अभी। तो इस प्रकार का विलयन इसमें और अधिक हम विलय की मात्रा को घोल सकते हैं, उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। अगला है अति संतृप्त विलयन। तो जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है वह अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि संतृप्त विलयन में हम और नहीं घोल सकते, और यदि हमने और घोल दी उसमें मात्रा, तो वो जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो अति संतृप्त होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं। इस चैप्टर में 1 अंक के क्वेश्चन, 2 अंक के, 3 अंक के और 5 अंक के सभी प्रकार के क्वेश्चन थे। हमने पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व किया है।